बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फ़िज़िक्स और 10th क्लास का फ़िज़िक्स का ये पहला यूनिट है, लेकिन 9 यूनिट हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए कंटिन्यूटी के हिसाब से यहाँ पे यूनिट नंबर 10 लिखा हुआ। अच्छा, जो चैप्टर है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। हमने यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है वो पढ़ना है, और कुछ एग्जांपल के साथ पे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके अलावा हमने वेव पढ़ना है कि व्हाट इज़ वेव, और वेव कितनी किस्म की होती हैं। अच्छा, असल में वेव को वेव मोशन भी बोला जाता है। ओनली वेव बोलते हैं तब भी ठीक है, वेव मोशन बोले तब भी बोला जाता है, वो भी मोशन की एक किस्म है। अच्छा, इसके बाद उसकी टाइप कितनी है, उसके बाद कुछ जो मूवमेंट हो रही हैं तो क्या वो वेव हैं या नहीं है, तो इसका भी मुताला हम इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमने 9th क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें एक थी वाइब्रेटरी मोशन। मूव टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट या मेन पॉइंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक जिस्म जो है वो एक नुक्ते के गिर्द अर्ताश करे, वाइब्रेशन को याद रखिएगा, अर्ताश करना बोलते हैं, अर्ताश करे, तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। मीटर रोड, ये देखें जी, उसकी मिसाल याद करूँगा आपको, शीशा, ये शीशा की मूवमेंट हो गई। हाँ जी, ये पेंडुलम ले लें हम, पेंडुलम डोरी वाला ले लें। ये पुराने वक्तों में क्लॉक होता था, उसका पेंडुलम अपना वो चलता रहता था, ये पेंडुलम की मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन। झूला जो है इसी तरीके से, स्विंग जो है वो भी इसी तरीके से चलता है, इसकी मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन का यहाँ पे एक नाम और सीखने जा रहे हैं, उसे ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेशन उसका अल्टरनेट वर्ड है ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। जो आपकी वाइब्रेटरी मोशन अभी मैंने इंट्रोडक्शन कराया, उसकी एक स्पेशल किस्म है। अच्छा, उस स्पेशल किस्म में 4 पॉइंट्स हैं जो कि एक मोशन अबे करेगी, हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैं पहले डिस्कस करता हूँ। जो हमारी किताब की तरतीब है ना, उसमें आपको एग्जांपल पहले बताई गई हैं, और जब ये एग्जांपल ख़त्म होती हैं तो उसके बाद जो है सिंपल हार्मोनिक की जो डेफिनेशन लिखी हुई है या उसके 4 पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो ये समझने का तरीकाकार ये बेहतर है कि जिस तरीके से वो मैं डेफिनेशन पहले लूँगा, और ये डेफिनेशन के जो पॉइंट्स हैं 4 जो उसके, वो मैंने इधर लिखे हुए हैं। जो मेरी एग्जाम्पल है वो इधर आया करेंगी। एग्जाम्पल जो डिस्कस करे होंगे तो ये 4 टेस्ट पास करेंगी तो वो जो मोशन हो रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो एग्जाम्पल दी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये 4 पॉइंट हम पहले डिस्कस कर लें, और ये 4 पॉइंट, इसमें हमें ये फ़ायदा ये जहाँ हमने याद किए हुए हैं, एग्ज़ाम में आता है कि फ़लाँ मोशन के मतलब बताएं क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हम थोड़ा सा उसके मतलब लिखते हैं, और एंड में फट ये 4 पॉइंट लिख देते हैं कि ये इसको ओबे कर रही हैं तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी ये 4 पॉइंट गालिबन 3 एग्जाम्पल है आपकी, 3 एग्जाम्पल है, और 3 सवाल बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में आपके। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन का जो काफ़ी सारा हिस्सा वो ये लिखा हुआ। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ हार्मोनिक मोशन, तो उसकी डेफिनेशन देखिएगा, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक को एब्रीविएशन करते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। वाइब्रेटरी मोशन हमें पता है कि वो एक फिक्स पॉइंट है, उसके गिर्द वाइब्रेट करता है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात, इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन थोड़ा सा इसका डिस्कस कर दें। ये एक पेंडुलम है, ये अपनी जगह पे खड़ा है, तो साकन हालत में, तो इसका मतलब है कि ये इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे खड़ा। जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये ऑसिलेशन, तो ये मीन पोजीशन वही होती है जो सर आखिर में इसने मीन पोजीशन पे जाके रुक जाना होता है। तो इसी तरीके से थर्ड पॉइंट,
मैं रिपीट कर दूं सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो इसका जो एक्सेलरेशन है ये मीन पोजीशन है, ठीक है। इससे जितना दूर आप चले जाएंगे, ये मीन पोजीशन, मैं बेटा इसको क्लियर करने की कोशिश करूँ, ये देखिए ये मीन पोजीशन आपकी, ये मीन पोजीशन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, जो फासला है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और बढ़ती है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। पॉइंट गौर से देखिएगा, मीन पोजीशन यहाँ पे इसे वाइब्रेट करना था, ठीक है। ये मीन पोजीशन पे खड़ा है, मैंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इतना दिया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना डिस्प्लेसमेंट दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अगर मैं इसका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो ज़्यादा इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, और दूंगा तो ज़्यादा इसकी, जितना एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो एंड पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन है उसके फासले को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट था। अच्छा, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी को स्पीड को बोलेंगे, स्पीड को। तो ये मैं एक पेंडुलम की मिसाल फिलहाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बाद में हम एग्जांपल पे अपनी पे आ जाएंगे। पेंडुलम भी इसके अंदर आएगा। ये देखिएगा, ये अगर वाइब्रेट कर रहा है, जब ये इस पोजीशन पे गया तो ये रुकेगा यहाँ पे, तो यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और जब ये इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, तेज़ होगा ये बहुत ज़्यादा, फिर आस्ता आस्ता स्लो होते यहाँ पे फिर रुक जाएगा। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ये दो हैं, इन दो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और जो मेन पोजीशन है इस पर यहाँ पे मैक्सिमम होगी। मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग, ये एक सिस्टम, एक सेटिंग है। इसमें आप स्प्रिंग के दो सिरों को, एक को किसी स्टिक्स या सॉलिड सपोर्ट के साथ बांध देते हैं, फिल्म सपोर्ट के साथ बांध देते हैं, और उसके दूसरे सिरे में मैस और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं। ये देखिएगा, ये स्प्रिंग है, ये किसी फिक्स सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, इसको ये मूव नहीं, यहाँ से ये सपोर्ट से हटेगा नहीं। इसके बाद दूसरा सिरा जो उसका है, दूसरा एंड है, वो मैस एम के साथ, और ये एट रेस्ट पे है, तो हम इसको बोलेंगे ये मीन पोजीशन पे। ये मैस जो है मीन पोजीशन पे है, तो इसका मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ या इस तरफ कुछ नहीं है, तो हम एक्स इक्वल टू ज़ीरो बोलेंगे, और यहाँ पे फोर्स भी ज़ीरो है, किसी किस्म की फोर्स नहीं है। इसके बाद अगर मैं इस मैस को यहाँ तक ले जाऊँ तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स पैदा होगा। ये देखें, जैसे ही आगे डिस्प्लेसमेंट एक्स पैदा होगा, और जो खिंचाव या स्ट्रेच पैदा होगा इस स्प्रिंग के अंदर। अब ये स्प्रिंग जो है इसको दोबारा वापस खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स पैदा हुई है, ये अब जो फोर्स है मैंने तो लगा दी, अब ये स्प्रिंग के अंदर फोर्स पैदा हुई है, और वो फोर्स जो है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था आपको, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो फोर्स कम, मैं यहाँ पे रखता हूँ फोर्स ज़्यादा है, आगे जितना ले जाऊँगा। लेकिन ये शर्त है कि मैं इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्प्रिंग आपको पता है तार से बनाया जाता है, गोल बना होता है। आपने मुख्तलिफ स्प्रिंग देखे होंगे, मोटी तार के होते हैं, उन्हें खींचना मुश्किल होता है, जो ब्रिक तार के उन्हें खींचना आसान होता है। तो स्प्रिंग जो है अगर बहुत कमज़ोर सी तार का बना हुआ है, आप खींचे अपने हाथ से तो वो एक सीधी तार बन जाएगी, ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसकी इलास्टिक लिमिट स्प्रिंग की वो होती है कि जिसके अंदर उसके अंदर डिफॉर्मेशन ना हो, उसकी शक्ल में बगाड़ पैदा ना हो जाए, उस लिमिट के अंदर। यानी इस मैस को उठा के यहाँ ले जाऊँ, थोड़ा सा आगे इतना ना ले जाऊँ कि ये दोबारा तार बन जाए, इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करना होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, जो फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर पैदा हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, एक्स। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, कि जब आप किसी स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच पैदा करते हैं या कंप्रेस करते हैं, दोनों सूरतों में, तो वो जितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स जो उसके अंदर हुआ है, जो फोर्स है, जो उसके अंदर फोर्स पैदा हुई है या जो फोर्स लगाई है, दोनों तो होती तो इक्वल ही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एक्सटेंशन के या डिस्प्लेसमेंट के, ये इसके। अच्छा, यहाँ पे माइनस की अलामत लगा देते हैं। माइनस की अलामत के मुराद है कि हम ये स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उससे मुखातब है। अगर मैं पॉजिटिव लगाता हूँ फिर तो वो फोर्स है जो मैंने लगाई,
अब स्प्रिंग जो लगा रहा है ना वो उसके अपोजिट लगा रहा है, मैंने फोर्स इस तरफ लगाई थी, स्प्रिंग इसे दूसरी तरफ लगा रहा है, तो डैट फोर्स विल बी शोन बाई नेगेटिव साइन। अच्छा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को ख़त्म करेंगे तो सम कांस्टेंट यहाँ पे के लिया जाता है, तो आपके पास k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी जो k की वैल्यू निकालनी है ये f ओवर x k की वैल्यू, ये माइनस मैंने यहाँ से इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, और इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट। तो इस सारे जो डेफिनेशन को हम हुक्स लॉ बोलते हैं, ये जो है कि व्हेन ए स्प्रिंग स्ट्रेच आर स्ट्रेस थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट x, देन द फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग जो अप्लाई करता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ये मैथमेटिकल मैंने कर दिया। अब ये देखिए, ये जो फोर्स है ना ये इसके अंदर स्प्रिंग की वजह से है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये हुक्स लॉ की कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कैसे करता है। ये हुक्स लॉ यहाँ पे बताना, स्प्रिंग कांस्टेंट बताना ज़रूरी था, आपके किताब में भी है। अब हम असल मकसद की तरफ आते हैं। आपको पूछा गया कि ये मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, जो इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। देखिए, इस ब्लॉक को उठा के, मैस को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ये इसके बाद छोड़ूंगा तो ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग दे रहा है वो इसको वापस खींचेगा, यहाँ तक लाएगा। अब रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया जमूद, ठीक है, माध्य की वो खासियत कि वो अपनी हालत को बरकरार रखता है कि ये रुकना नहीं चाहता, इसकी वजह से आगे तरफ जाता है, यहाँ तक गया, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो असल हालत तो स्प्रिंग की ऐसी थी। स्प्रिंग की कोशिश है कि मैं दोबारा अपनी इस हालत में आ जाऊँ, तो ये जब ये कंप्रेशन होगा ये फिर इसे दबाएगा। देखिए दबा कौन रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, ये स्प्रिंग लगा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता दूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर था इस तरफ, और स्प्रिंग जो है वो फोर्स उसके अगेंस्ट लगा रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, स्प्रिंग जो है उसके अपोजिट। याद रखिएगा, इस सूरत हाल में डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स की स्प्रिंग की जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूँ, उसकी कीमत इस तरफ होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ पे भी। अच्छा, कंप्रेशन जो है, इसको दबाव जो इसका स्प्रिंग का, इसको दोबारा पुश करेगा, इस तरफ लाएगा, और लेकिन इनर्शिया की वजह से ये आगे तरफ जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी वाइब्रेटरी मोशन जो है ना, ये इसके अंदर हो रही है। ये पहला पॉइंट कि इस ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, यहाँ पे ये शर्त पूरी कर रहा है। दूसरा देखिए, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा, जिस तरफ फोर्स होगी, F इक्वल टू m में सेकंड लॉ आपको याद होगा, जिस तरफ फोर्स लग रही है एक्सेलेरेशन भी उसी तरफ होगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे लगे तो फोर्स किस तरफ लग रही है, फोर्स ये रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। जब ये बॉडी इस तरफ आ गया, ये मैस इस तरफ आ गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है किस तरफ लग रही है, इसी तरफ। यानी फोर्स देखें, मीन पोजीशन फोर्स की, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी इसने पास कर लिया। इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। दो पॉइंट इसने पास कर लिए। अच्छा, अब ये बात मैं आपको शुरू में यहाँ पे बता चुका था कि ये देखिएगा, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कम रखता हूँ तो इसके अंदर फोर्स भी कम पैदा होगी। फोर्स कम होगी किस वजह से, मैं आपको याद करा दूँ, F इक्वल टू m में। m तो फिक्स है इसका, यही मैथ है, m ये तो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। फोर्स कम होगी तो किस वजह से, एक्सेलेरेशन कम हो गया, या एक्सेलेरेशन की वजह से। फोर्स दोनों एक दूसरे के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिएगा, जितना मैं दूर ले जाऊँगा तो उतनी फोर्स इसके अंदर ज़्यादा पैदा होगी, दूसरे अल्फाज में उतना एक्सेलेरेशन होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उतना एक्सेलेरेशन ज़्यादा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पॉइंट। ये पॉइंट भी बड़े आसानी के साथ इसने पास कर लिए, 3 पॉइंट इसने पास कर लिए। अब ये नज़र आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, एक पॉइंट और पास कर ले तो। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी देखिएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी
क्या है, जब ये मोशन कर रहा है इस हालत में, ये तो रुका हुआ है ना, एट रेस्ट पे है, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। जब ये यहाँ पे है, स्पीड बोल लें या वेलोसिटी बोल लें, ये तेज़ होता जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम तेज़ हो जाएगा। उसके बाद ये चलता है, स्लो होता यहाँ पे रुक जाएगा, स्लो हो गया। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है। उसके बाद ये कंप्रेस करेगा, ये तेज़ होना शुरू होगा, यहाँ पे मैक्सिमम तेज़ हो जाएगा, आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग क्योंकि वापस खींचने से यहाँ पे इसको रोक लेगा। तो आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाली और ये वाली, इस पे इसकी स्पीड 0 है, और मेन पोजीशन पे चाहे इधर आ रहा है चाहे इधर जा रहा है, मैक्सिमम है। देखिए चौथा पॉइंट, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन अवेलेबल, वेलोसिटी मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। ये बड़ी कामयाबी के साथ चारों पॉइंट इसने पास कर लिए। तो बेटा ये वह यहाँ पे है कि हमें एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि आप प्रूव करें ये मैथ टाइप टू स्प्रिंग, इसकी मूवमेंट जो है दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम थोड़ा सा तज़किरा इसका करेंगे कि ये बताएंगे कि ये मेन पोजीशन से लेफ़्ट राइट मूवमेंट करता है, इसकी स्पीड कहाँ पे दे होती है। उसके बाद हम ये चारों पॉइंट लिख देंगे और बोलेंगे ये चारों पॉइंट ये ओके कर रहा है हमारी डिस्कशन में, इसलिए इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है जी। इसके बाद जब कोई वाइब्रेटिव मोशन होती है उसे पीरियोडिक मोशन भी हम बोलते हैं, कि एक मोशन जो है वो इक्वल टाइम में रिपीट करे तो उसको अपने आप को, तो हम उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन या ये वाइब्रेटिव मोशन, इसमें टाइम पीरियड हमारा कंसर्न होता है। तो ये जो आपका स्प्रिंग है इसके अंदर टाइम पीरियड 2 पाई √m/k, m मैस ऑफ दी बॉडी है और k स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ी सी वजाहत और कर दूं कि k जितना बड़ा होगा उतनी स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा मुश्किल होगा खींचना। तो ये टाइम पीरियड से मुराद ये है कि अगर हम ये मैथ और k स्प्रिंग कांस्टेंट हमें वैल्यूज पता है, इसके अंदर पुट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो अपना एक पीरियड है, ये यहाँ इधर गया, वापस आया और फिर इधर वापस आया, किसी एक साइड से पकड़ ले बेशक, इधर से इधर, ये जितना टाइम एक मोशन को रिपीट करने में करता है दैट इज़ कॉल्ड, या एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है जितने टाइम में, दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपका ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपका जो है वो लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद इससे अगले आर्टिकल पे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।